सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। ये पूरा हफ्ता जो था, पिछला हफ्ता, वो भारतीय राजनीति के लिए काफ़ी दिलचस्प रहा, महत्वपूर्ण रहा। 3 चुनाव हुए देश भर में, जहां एक तरफ कांग्रेस ने हिमाचल में बाजी मारी, वहीं भाजपा ने गुजरात में एक बार फिर जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव जीतकर इतिहास रचा। इस पूरे हफ्ते में ये जिस तरह के चुनाव हुए, हारे हुए, जीते हुए, इन सब हार और जीतों के मायने क्या हैं, इन सभी की चर्चा हम आज एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्व। और इस बार क्योंकि आज ये चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, हम उसी दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बृहस्पतिवार को ही, गुरुवार को या थर्सडे को, और ये सुबह सुबह ही आपको दिखा देंगे, क्योंकि इसको अब हम संडे तक, रविवार तक इसको होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बिल्कुल ही बासी हो जाता है। बिल्कुल, हमारे दर्शक खुशी होंगे इससे शेखर। वो ठंडा मैकडॉनल्ड्स की तरह लगेगा। ठंडे मैगी की तरह एकदम। ठंडे मैगी, वो तो और भी खराब है। हाँ। चलिए शेखर, पहला जो सवाल है वो सर्कल पाई का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से एक्सट्रीम प्रेशर या दबाव के बावजूद आपने एमसीडी चुनाव जीते। आप भारतीय लोकतंत्र और बीजेपी के हराए जा सकने के बारे में इन परिणामों से क्या अनुमान लगाते हैं? देखिए, एक तो ये बड़ी बात है कि इतने दबावों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के चुनाव जीते। और ये मैंने पिछले हफ्ते अपने नेशनल इंटरेस्ट में भी कहा था कि अब जितना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इन एजेंसीज का और जिस तरीके से हो रहा है, तो उससे वोटरों को अब इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जिस पार्टी का जो वोटर होता है उसको लगता है कि जिसको मैं मानता हूँ वो करप्ट नहीं है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो है कि एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करते रहे ना, तो फिर वो उसका यूज़ भी कम हो जाता है, लोगों को उसकी आदत भी पड़ जाती है। एक एंटीबायोटिक कोई बार बार यूज़ करें किसी के ऊपर, तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये ऐसे ही है कि अब वो सबका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है, तो वोटर को फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वोटर ने, मान लीजिए कि जिस वोटर ने चौटाला जी को वोट देता है, वो कन्विक्ट भी हो गए, इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो वो उन्हीं को वोट देता है, या उनके लड़के को वोट देता है, या उनके पोते को वोट देता है। तो ये जो वोटर लॉयल्टी है, ये एजेंसीज वगैरह से नहीं जाती है। हाँ, कन्विक्ट हालांकि हो जाए, चौटाला जी का केस तो एक अलग है, लेकिन कन्विक्ट हो जाए तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप देखें कि लालू यादव कन्विक्ट भी हो गए, फिर भी उनके वोटर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबके फिर वोटर ये सोचते हैं कि नहीं भाई, इसको टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि अरे सब तो करप्ट है, इसी को क्यों पकड़ा। तो ये एक, मैं कहूँगा, बदकिस्मती भी है कि हमारे यहाँ जो वोटर, अपना वोटर होता है किसी का, वो उसकी करप्शन भी मानता है, ये सोच के कि सभी करप्ट है जी। पर ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि ये अभी साफ है कि बीजेपी को हराया जाना संभव है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली में एमसीडी में, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। हालांकि हिमाचल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, नड्डा जी, तो वहां क्यों हराया? और कांग्रेस ने हराया, जिस कांग्रेस का इतना बुरा हाल है। ये पहली बार 2018 के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराया है। नहीं तो अब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हर जगह हारती आ रही थी, बल्कि जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला होता था, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 94% था। 100 में से 94 बीजेपी जीतती थी। तो उस स्थिति में, उन ऑड्स के बावजूद, ये कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीती है। तो इसमें एक सबक ये है कि जब इशू लोकल हो जाए जी, जब इशू राष्ट्रीय ना रहे, और जब इशू नरेंद्र मोदी ना रहे या नरेंद्र मोदी का नाम ना रहे, फिर बीजेपी बीटेबल हो या अनबीटेबल हो, फिर बीजेपी के साथ चुनाव उन्हीं रूल से होता है जैसा कि बाकी किसी भी पार्टी के साथ होता है। लेकिन जहां या तो राष्ट्रीय मामला हो और या फिर नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत चेहरा हो वहाँ पे, जैसे कि नेशनल इलेक्शन, राष्ट्रीय इलेक्शन में आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो वहाँ बीजेपी को हराना इस समय असंभव है। और ऐसे राज्य में, अरे भाई मोदी जी का तो ये अपना राज्य है, यहाँ के तो मोदी जी संतान है, यहाँ कैसे हार सकते हैं? तो गुजरात में, तो उन जगहों में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है।
असंभव की तरह है। लेकिन जहाँ पे एक क्लासिकल, जहाँ पे एक नॉर्मल इलेक्शन होता है, जहाँ मोदी जी अपने आप टिकट पे नहीं होते हैं, वहाँ बीजेपी को हराना संभव है। मैं आपको 2018 में लेके जाता हूँ। 2018 में कर्नाटका में चुनाव हुआ था और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी था। उसके बावजूद बीजेपी ने खूब जोर लगाया, मोदी जी भी बहुत बार गए, लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी लेके, बहुमत लेके कांग्रेस को हरा नहीं पाए। तो जो नॉन मोदी चुनाव होता है, इसलिए हर अब विपक्ष का नेता ये चाहता है कि इस चुनाव को कोई मैं तरीके से नॉन मोदी चुनाव बना दूं। और जैसे हिमाचल में कांग्रेस ने किया, उनको एक फायदा हो गया, क्योंकि गांधी परिवार ने वहाँ जाके कुछ कैंपेनिंग नहीं करी। एक प्रियंका ने एक छोटा सा मेरे ख्याल वो किया था रोड शो, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो गांधीज का नहीं होने का एक फायदा भी हो गया, क्योंकि गांधीज अगर होते तो फिर वो राहुल वर्सेस मोदी बन जाता और फिर वो एक नेशनल मुद्दे के ऊपर, राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर आ जाता। तो लोकल मुद्दे पे रहा, लोकल मुद्दे पे जहाँ रहेगा वहाँ बीजेपी को चुनाव हराना आसान नहीं है, लेकिन संभव है। सभी अगले सवाल शेखर राजनीति से ही जुड़े हुए हैं, चुनावों से जुड़े हुए हैं। आदित्य जो कि हमारे मेंबर हैं, कई हमें रेगुलरली वो सवाल भेजते हैं, वो पूछ रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी और उसके स्थानीय कैडर के बारे में ऐसा क्या खास है जो उन्हें पिछले 27 सालों से राज्य में इतना सफल बनाता है? देखिए, वो सिर्फ कैडर की बात नहीं है। बीजेपी का कैडर तो हर जगह जो आरएसएस से आता है, वो कैडर उनका बड़ा स्ट्रांग होता है और बड़ा दिल लगा के काम करता है। जब हारता है तब भी करता है। गुजरात में क्योंकि इतने साल से जीतते आए हैं, जब आप जीतते हैं आपका कैडर बढ़ जाता है। क्योंकि राजनीति में लोग क्यों आते हैं, बार बार मैं बात कहता हूँ, जो चौटाला जी ने एक बार कही थी, जेल चले गए वैसे, तो चौटाला जी ने कही थी कि भाई साहब, राजनीति में हम तीर्थ यात्रा करने नहीं आते, धर्म कर्म करने नहीं आते, सत्ता के लिए आते हैं और कुछ फायदे के लिए आते हैं। तो जब आप चुनाव जीतते हैं तो सब लोगों को उसके स्पॉइल्स ऑफ विक्ट्री जिन्हें कहते हैं वो मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप जीतते जाते हैं, स्पॉइल्स ऑफ विक्ट्री की वजह से आपका काफिला भी बढ़ता जाता है। जब इतने साल से गुजरात में जीत रहे हैं, तो 1995 के बाद आप ये समझिए कि बीजेपी ही राज कर रही है गुजरात में, तो फिर उस पार्टी की लॉयल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। बड़ी बात गुजरात में यह है कि सबके बावजूद अब तक कांग्रेस का 35% से ऊपर वोट रहा है। वो इस बार 28% के करीब आ गया। और आप उसमें एक गहरी बात देखिए, आम आदमी पार्टी का कितना वोट आया? 12.88% मैंने देखा था, जब अब काउंटिंग थोड़ी बहुत हो रही है अभी, तो मान लीजिए 13%। तो कांग्रेस का मान लीजिए 28%, कितना भी दशमलव वो निकाल लेते हैं, 28 और 13 कितना हुआ? 41। कांग्रेस पार्टी का 2017 के चुनाव में गुजरात में कितना वोट परसेंटेज आया था? 41। तो इसका मतलब जो एंटी मोदी वोट है गुजरात में वो इंटैक्ट है जी, और वो काफी बड़ा है, 41%। तो वहां पे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए जो कुछ बीजेपी का वोट ले ले, तो बीजेपी को काफी खामियाजा होगा। लेकिन वहां पार्टी ऐसी आई जिसने कांग्रेस पार्टी का वोट ले लिया, तो वो आम आदमी पार्टी ने ये जो मोदी जी की जीत थी इसको और भी बड़ा बना दिया गुजरात में इस बार जी। हर्षल शाह जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी की गुजरात जीत हमारे राष्ट्रीय नेशनल डिस्कोर्स में रेवड़ी कल्चर से मोहभंग, डिसइल्यूजनमेंट का संकेत है या ये एक क्षेत्रीय फिनोमिनन है? नहीं, देखिए, गुजरात का तो वही मैंने पहले भी एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया था अंग्रेजी में, कहते हैं सुई जेनरेस। वो एक तरह की एक ही चीज है। अच्छा। तो गुजरात एक तरह की एक ही चीज है। वो एक बात है। दूसरी बात है, जहां तक रेवड़ी कल्चर की बात है, रेवड़ी कल्चर इसलिए उसका जो जादू था वो खत्म हो गया क्योंकि रेवड़ी कल्चर पे कोई आम आदमी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है कि आप नहीं कर सकते। वो सब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हम ओल्ड पेंशन स्कीम लगा देंगे, बीजेपी तो वैसे ही सबके घर मुफ्त अनाज भेज रही है, सबसे ज्यादा रेवड़ियां तो बीजेपी बांट रही है। तो रेवड़ी कल्चर सब कर रहे हैं। बीजेपी ने शुरू किया ना रेवड़ी कल्चर, जो मोदी जी ने किया, पर सबसे ज्यादा रेवड़ी तो मोदी जी की पार्टी दे रही है लोगों को। तो ये अब जब सब लोगों ने एक ही काम शुरू कर दिया, तो उसमें आपकी यूएसपी क्या रह गई? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। उसमें तो जो सब कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं। बड़ी बात है, आपको नया तो कोई आपके पास कोई पेड़ लगा हुआ नहीं है ना जिससे ऊपर कोई ऐसा फल तोड़ के ला रहे हैं जो किसी के पास ना हो। आप भी वही रेवड़ी बांट रहे हैं, सब भी वही रेवड़ी बांट रहे हैं। आप मेरठ से खरीद के ला सकते हैं
रोहतक से खरीद के ला सकते हैं, जहाँ बनती है रेवड़ियाँ बहुत, या अपने घर में बना सकते हैं, या फिर पड़ोस के हलवाई से खरीद लें, जो भी जहाँ से भी लाएं। रेवड़ियाँ सबकी वही होती है, रेवड़ी के ऊपर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं लिखा होता। अगला सवाल जो है राजकुमार महेश्वरी का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत उसके चुनावी वादों का नतीजा है या ये बीजेपी के बागियों की वजह से है? देखिए, बीजेपी के बागी तो बहुत थे, 19 बागी खड़े हो गए। अब यह है कि इस घर को आग लगी इस घर के चिरागों से, तो वो किसी और को क्या कह सकते हैं? क्योंकि कोई अगर आप पार्टी चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको एक साथ रखना, उसको कोहेसिव रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। ये आपका जो खास करके जो आपका राइवल है, जो आपको चुनौती दे रहा है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी में ऐसी समस्याएं रहती हैं। अब देखिए क्या वहाँ पे सिर्फ फुटावल हो रही है राजस्थान में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, क्या डीके शिव कुमार सिद्धरामैया का चलता रहता है कर्नाटका में, तो या टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा होती हैं, लेकिन बीजेपी की हिमाचल में खूब हुई। इसका मतलब एक ये भी नजर आया कि बीजेपी जो इतनी अनुशासित पार्टी है, जहां आरएसएस कैडर भी इतने स्ट्रांग है जैसे हिमाचल में, उसमें भी इतना रोना धोना हुआ कि 19 कैंडिडेट, छोटी सी स्टेट है, 68 सीटें हैं, उनमें से 19 रेबल हो गए। उसमें से 19 रेबल 80-80 हज़ार वोटर्स की सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमें कबाब में हड्डी ऐसी आ जाए तो सारा स्वाद किरकिरा हो जाता है। तो बीजेपी जो अपना अनुशासन नहीं रख पाई, ये बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है। इसके लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी हालांकि कांग्रेस पार्टी से ऐसी अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन वो एक कोहेसिव तरीके से मिलके लड़ी। उसमें भी 4-5 रेबल्स थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो मिलके लड़ी। तो ये भी है कि लगा होगा कि बार बार सत्ता हार रहे हैं तो इस बार लड़ी लेते हैं। और मेरी इसमें एक ये उल्टी सीधी एक ये भी थ्योरी है कि गांधी परिवार के ना जाने से कांग्रेस को फायदा हुआ, क्योंकि गांधी परिवार जब जाता है कैंपेन करने तो मोदी वर्सेस राहुल, मोदी बनाम राहुल, जब ऐसे बनता है ना तो एकदम एक तो नेशनल इशू बनता है, और दूसरा राहुल, पप्पू, मोदी जो भी है, तो ये सारी बातें मिला के वो डिस्टॉर्ट हो जाती है तस्वीर। तो कांग्रेस पार्टी ने लोकल लेवल पे रखा क्योंकि गांधी परिवार नहीं गया, और इससे एक बात ये साफ हो गई कि गांधी परिवार का जाके कैंपेन करना कांग्रेस पार्टी को वोट तो नहीं दिलाता, ये तो हमने देख लिया जी। क्योंकि 2018 के बाद ये पहला चुनाव है जो कांग्रेस पार्टी जीती है जी। और वो भी बीजेपी के खिलाफ जीती है, जो बड़ी बात है। और यही वो चुनाव है जिसमें गांधी परिवार ने कैंपेन नहीं किया, हालांकि एक प्रियंका ने रोड शो किया था शायद। तो ये बात साफ होती है कि जहां गांधी परिवार जाता है वहां पे एक तो वो नेशनल इशू शिफ्ट हो जाता है नेशनल स्टेज पे, और दूसरा जो उनके ऊपर एक जो मिडिल ग्राउंड है हमारा, जो उनके पक्के वोटर हैं वो तो हैं, जो उनके पक्के विरोधी हैं वो भी हैं, लेकिन चुनाव वो जिताते हराते हैं जो बीच में होते हैं जी। जो इधर के बंकर में बैठे हैं, उधर के बंकर में बैठे हैं, वो चुनाव नहीं जिताते हैं या हराते हैं। ये वो लोग जो बीच में घूम रहे हैं वो करते हैं जी। तो वो लोगों में नेगेटिविटी आती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, शायद ये सबक है हिमाचल से कि ठीक है गांधी परिवार आपके लिए वोट तो नहीं जुटा पाती है, लेकिन वो उसकी एक और कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ये कि गांधी परिवार आपकी पार्टी को इकट्ठा रखता है और आपकी पार्टी को, जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी को भी संभाल के रखता है। क्योंकि अब इस टाइम भारत की नेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो दो ही पार्टीज हैं जो आइडियोलॉजिकल तरीके से लड़ती हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जो भी कह लीजिए वो बेसिकली लेफ्ट ऑफ सेंटर है। आजकल राहुल गांधी ज्यादा लेफ्ट ऑफ सेंटर हो रहे हैं, कभी वो ज्यादा लेफ्ट ऑफ सेंटर होते हैं, कभी थोड़े लेफ्ट ऑफ सेंटर होती है कांग्रेस पार्टी, कभी बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, कभी उनके कुछ नेता होते हैं जो थोड़े से इस तरफ थोड़े से उस तरफ होते हैं, लेकिन राइट ऑफ सेंटर कभी नहीं होती। और बीजेपी हमेशा राइट ऑफ सेंटर रहती है। तो एक आइडियोलॉजिकल बाइनरी है, और कांग्रेस क्योंकि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, तो वो गांधी परिवार एक बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा रखने में और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को संभाल के रखने में। अगला सवाल जो है वो पॉलीमैथ पैंडा का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि कई मुस्लिम मतदाताओं ने एमसीडी चुनावों में या तो कांग्रेस को वोट दिया या अपना वोट ही नहीं डाला। आप और कांग्रेस इस नए ट्रेंड को कैसे देख सकते हैं? देखिए, मुस्लिम मतदाता जो है और मुस्लिम हमारे यहाँ जो जनता भी है, उनके लिए बहुत एक दुविधा भी है, विडंबना भी है। वो क्या है कि जिसको वोट देते हैं वो जीतता नहीं, जो जीतता है उसको वोट देना नहीं चाहते, जो बीजेपी है जी।
क्योंकि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ वोट मांग के वोट लेती है ना, वो पोलराइजेशन करती है। तो मुसलमान आमतौर पे हमारे यहाँ उसको वोट देते हैं जो लगता है कि ये शायद इसका सबसे अच्छा चांस है बीजेपी को हराने का। तो आमतौर पे वो कांग्रेस को देते हैं जहाँ कांग्रेस का होता है, जहाँ पे ममता बनर्जी का है वो दीदी को देते हैं, टीएमसी को। मान लीजिए कि महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस एनसीपी को देंगे, अब शायद कांग्रेस एनसीपी शिवसेना साथ रहे तो उनको देंगे। ऐसे ही पहले वेस्ट बंगाल में सीपीएम को देते थे। तो मुस्लिम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे यूपी में, बिहार में समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को इसीलिए वोट देते थे, एक बार बीएसपी को भी दिया। तो अब उनके लिए समस्या ये हो गई दिल्ली जैसी जगह में कि कांग्रेस की तो हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी को हराए, उसकी तो औकात नहीं है। और आम आदमी पार्टी से उनको गुस्सा है, रोष है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को एक कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए और इस बात से बचाने के लिए कि ये धब्बा ना लग जाए, उसको धब्बा समझते हैं वो कि हम मुसलमान की बात करें, बात ही नहीं करते हैं। तो आप देखिए दिल्ली में इतने शाहीन बाग में दंगे हो गए, इतनी नुकसान हुआ, इतनी बदमाशियां हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता जाके बोला ही नहीं। अरे रिलीफ कैंप ही लगा दो भाई, कुछ तो करो, किसी पीड़ित के तो कमर में हाथ डाल दो, किसी को गले लगा लो। कभी नहीं किया, ना कभी बोला। केसेस भी जो कोर्ट में हैं उसमें भी कभी नहीं बोलते हैं। गुजरात में भी अभी इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो उसके अंदर उसके होते होते उसी समय में जनरली बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे और उनके परिवार के जो मर्डरर थे, जो खूनी थे, उन सबको जेल से छोड़ा गया, प्रीमेच्योरली छोड़ा गया। उनको ऐसे रिसीव किया गया जैसे प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं चीन से लड़ाई के बाद में। और उस पर भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं बोली, मतलब वो एम वर्ड बोलते ही नहीं है। उनको डर लगता है कि एम वर्ड बोले तो हमारे ऊपर धब्बा लग जाएगा कि हम भी मौलाना पार्टी हैं, तो इनको भी जो कांग्रेस के साथ हुआ है हमारे साथ वही होगा। इलेक्शन कैंपेन में गुजरात में वो फ्लॉगिंग इंसिडेंट हुआ जी, जो गरबा के पंडाल से लोगों को पकड़ के लाए और उनको बांध के सबको इकट्ठा करके लोगों को भीड़ लगा के नारे लगाते हुए पुलिस वाले ने उनको पीछे केन से पीटा। वो फ्लॉगिंग ही होती है। तो ये तो हम कहते थे कि तालिबान करते हैं, या ये हम कहते हैं कि कोई आईसिस करती है। तो ऐसे काम हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं बोली। अरे भाई, जिस आदमी ने सफ़र किया है उसके घर जाके उसके एक गिलास पानी पी लो, चाय नहीं पियो तो एक गिलास पानी पी लो, 2 फोटो खिंचवा लो। आम जनता को क्या चाहिए लोक नेता से? उनको लोक नेता से ये चाहिए, हर किसी को पैसा कुछ नहीं मिलता है, कि आके कम से कम कुछ सहानुभूति दिखाए, मुझको ये लगे कि कोई मेरे साथ भी खड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो नहीं किया, और उसको बड़े तरीके से नीति की तरह नीतिगत तरीके से नहीं किया। तो वो मुसलमान वोटर्स ने नोटिस किया। इसीलिए जो एग्जिट पोल रिजल्ट्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में काफ़ी मुसलमान वोटर जिन्होंने पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, सबने नहीं दिया था, काफ़ियों ने कांग्रेस को दिया था, उनमें से भी काफ़ी निकल गए। इसलिए जो 7 सीटें कांग्रेस की आई हैं, ज़्यादातर वो मुस्लिम बहुल इलाकों में ही आई हैं। अगला जो सवाल है वो कौशल बेहाती का है, जो कि पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली एमसीडी नगर निगम में और हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने कहाँ कमी की? देखिए, एमसीडी में तो बीजेपी ने कोई कमी नहीं की, उन्होंने पूरा जोर दमखम लगा दिया। लेकिन आप ये भी याद रखें कि जो असेंबली चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी के बहुत वोट आए थे। जहाँ तक मुझे याद है 53-53% वोट आए थे। और 3 वे इलेक्शन होता है, कांग्रेस भी होती है इसके अंदर। अब मेरे ख्याल एमसीडी में कांग्रेस के भी 11% आए हैं। अब आम आदमी पार्टी के एमसीडी में वोट डबल हो गए पिछली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। 21% से 42%, सीधे डबल हो गए। लेकिन बीजेपी के भी कम नहीं हुए। अगर बीजेपी के कम होते फिर हम कहते हैं कि बीजेपी ने क्या कमी छोड़ दी। बीजेपी के बढ़े हैं। तो बीजेपी चुनाव हार गई, जहां एमसीडी में पहले राज करती थी वो हार गई, लेकिन उसके वोट भी 36% से 39% हुए। तो 3 परसेंटेज पॉइंट उसके ऊपर बढ़ गए, है ना। आम आदमी पार्टी के डबल हो गए। अब आप बोलेंगे कि बीजेपी के भी बढ़ गए, आम आदमी पार्टी के डबल हो गए, तो कम किसके हुए? तो कम हुए तो कांग्रेस पार्टी के हुए। तो कांग्रेस पार्टी के वोट कम हुए, कांग्रेस पार्टी के वोट शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी को। और जो अदर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन सब के वोट बहुत कम हो गए इस बार। सो आम आदमी पार्टी को ये सबके वोट मिल गए। बीजेपी की एक समस्या है, वो बीजेपी जो भी सिर्फ
एडी का जो जोर जो मर्जी लगा ले, जो कांग्रेस का वोट है वो बीजेपी को शिफ्ट नहीं होता। जो कांग्रेस का वोट है वो ढीठ है, वो या कांग्रेस के साथ रहता है या वो ऐसी किसी फोर्स के साथ जाता है जो उनको लगता है कि बीजेपी को हरा पाएगी। और ये सिर्फ मुस्लिम नहीं है, दिल्ली में तो मुस्लिम मेरे ख्याल 8-10% ही हैं, गुजरात में भी 9% ही हैं। तो ये सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम्स के अलावा भी बहुत लोग हैं। अगर गुजरात में 41% लोग मोदी जी को वोट नहीं देते हैं तो मुसलमान तो वहाँ सिर्फ 9% हैं। तो यही वोट जो है दिल्ली में भी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ और उस वजह से बीजेपी अपना जो परफॉर्मेंस था उसको दोबारा से रेप्लिकेट नहीं कर पाई। अगला सवाल आ रहा है अमेय चुम्भाले से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि गुजरात चुनाव परिणाम को आप कहाँ तक, किस हद तक 2024 का हार्बिंजर मानेंगे? क्या एक बार फिर इस बात की पुष्टि हो गई है कि मोदी शाह को आगामी लोकसभा चुनावों में चिंता करने की कोई बात नहीं है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव तो अभी कैंपेन शुरू होने में 15 महीने हैं, है ना। चुनाव के जब पहले वोट पड़ेगी करीब 16 महीने हैं। तो एक तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जिसकी चिंता नहीं करते। वो हर चुनाव की बराबर चिंता करते हैं। वो हर चुनाव को ऐसे लड़ते हैं जैसे उनकी सारी किस्मत, सारा भविष्य उसी चुनाव पे टिका हुआ हो। आप देखिए दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कैसे लड़ा। उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा, हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था। देखिए आप कैसे लड़े, वहाँ पे आधी कैबिनेट वहाँ पहुँच गई थी। तो हर चुनाव को ऐसे ही समझते हैं। अब उनको डर लगता है कि कर्नाटका में लोकल बॉडीज के चुनाव हार जाएंगे। बम्बई में डर लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अभी हारे या जीते, क्योंकि सब डिवाइडेड है, शिवसेना की बहुत फॉलोइंग है। तो दोनों को कोई ना कोई बहाना बना के पोस्टपोन किए जा रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं। तो वो चिंता नहीं छोड़ेंगे 2024 की। और दूसरी बात है कि गुजरात के चुनाव का 2024 से ज्यादा ताल्लुक नहीं है और किसी भी राज्य के चुनाव का उससे बहुत ताल्लुक नहीं है। क्योंकि पिछली बार आप देखें कि 2018 में दिसंबर में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों में बीजेपी हार गई थी और तीनों में ही उनकी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो दो इलेक्शन बिल्कुल अलग तरह के। तो मैं नहीं समझता कि गुजरात इलेक्शन का पार्लियामेंट इलेक्शन के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रभाव जब पड़ेगा वो देखने की बात है कि कुछ राज्य जिनमें बीजेपी की, कुछ तो राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी की सारी सीटें आ गई थी, तो उनमें कहते हैं मैक्स आउट हो गया। तो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में सब नहीं आई लेकिन ज़्यादातर आई, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कुछ में तो क्लीन स्वीप थी। गुजरात में क्लीन स्वीप थी, राजस्थान में क्लीन स्वीप थी, मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल एक सीट कांग्रेस की आई थी, वो जो कमलनाथ के लड़के की। तो ये सब क्लीन स्वीप थी। तो इनमें तो इनसे ज्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आ सकती। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां बीजेपी की पिछली बार सीटें आई जिससे कि उसके 300 का आंकड़ा पहुंचा। उनमें से एक है पश्चिम बंगाल, मेरे ख्याल 19 या 20 कुछ ऐसी सीटें आई थी। उड़ीसा, उसमें सीटें आई। 4 सीटें तेलंगाना में आई। बिहार में सीटें आई। अब बिहार में उनका जोड़ी जो थी वो टूट गई है नीतीश से। पिछली बार नीतीश की बहुत सपोर्ट थी, अब नीतीश और आरजेडी साथ होंगे। तो उनको ये देखना है कि अगर हमारा बिहार में 5-7 सीट का नुकसान होता है, महाराष्ट्र में 5-7 का होता है क्योंकि असली शिवसेना तो छोड़ गई है, और ऐसे ही बंगाल में कम आती हैं या उड़ीसा में कम आती हैं, या मान लीजिए यूपी में 4-5 कम हो गई, हरियाणा में कम हो गई, हरियाणा में हो सकती हैं। तो ये सबका जो असर होगा, मान लीजिए 30-40 सीटें सब जगह कम हो जाए तो उनको हम मेकअप कहाँ करेंगे जी। इसलिए जो उनके लिए खतरा है बीजेपी को अभी वो इन राज्यों में है। ये जो राज्य हैं अभी वो सोचेंगे कि अभी भी मोदी जी के खिलाफ कोई वोट इतना नहीं पड़ेगा, कांग्रेस का कमिटेड वोट उसको पड़ेगा, नहीं तो हम सीटें निकाल जाएंगे। शेखर, अगला जो सवाल आ रहा है, इनका यूजर नेम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए कांग्रेस जीत गई। वो पूछ रहे हैं कि आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अब मैं इसमें आम आदमी पार्टी की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने गंभीरता से चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि उनको भी शुरू से मालूम पड़ गया कि वहाँ पे वो कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पैसा भी खर्च करें, गंभीरता से लड़े। और
आज उनका करीब 1.25 या 1.5% के करीब वोट आया है जी। अभी सारी काउंटिंग हो रही है तो फाइनल कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि उनके हर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। मतलब उनका जो वोट परसेंटेज हिमाचल में है वो नोटा से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो ये बात नजर आ जाती है कि अरे भाई यहाँ क्यों। और दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ इतना जोर लगाते, मान लीजिए ये 5 गुना वोट हो जाता तो 1% से 5% हो जाता। मान लीजिए 2 सीटें आ भी जाती तो हिमाचल में नेशनल पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट नहीं होता। जी। आम आदमी पार्टी को क्या करना था, उनको अपनी ब्रांड नेशनल पार्टी की तरह बिल्ड करनी थी और अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी का जो एक क्राइटेरिया होता है, वो भी थ्रेशोल्ड होती है, वो भी पार करनी थी। जी। इसलिए उनको कुछ वोट परसेंटेज MLA और दूसरा उनको पता था कि अगर वो गुजरात में जाके लड़ेंगे दमखम से तो एकदम नेशनल प्रोफाइल मिलेगी कि हम मोदी जी के खिलाफ खड़े हुए हैं और कांग्रेस से ज्यादा खड़े हुए हैं। क्योंकि जो उनकी प्रोफाइल थी, जो उनकी पहुंच थी, जो उनका शोर था, जो उनकी हेडलाइंस थी, वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा थी। और बीजेपी ने भी बहुत फोकस अपना उनके ऊपर रखा, तो उनसे उनको जबरदस्त नेशनल ब्रांड बिल्डिंग मिली। अब मैंने आपको इतना बताया तो आपको एक चीज और याद कराता हूँ। आपको मैं 2014 के चुनाव में लेके जाता हूँ। 2014 के राष्ट्रीय चुनाव में मोदी जी 2 जगह से लड़ रहे थे, एक वडोदरा से और एक वाराणसी से। जी। वाराणसी में ये साफ था कि वो जीत जाएंगे आसानी से, तो बाकी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर रही थी। सबको पता था कि हमारे 30,000 40,000 वोट आएंगे, मोदी जी कई लाख वोट लेके आराम से जीत जाएंगे, हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। उसमें अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल तो भी दिल्ली के नेता थे, दिल्ली में थोड़े दिन राज भी कर चुके थे, चले गए लड़ने के लिए। क्यों लड़ने गए? उनको पता था हारेंगे, लेकिन उनको ये पता था कि मैं वहां जाऊंगा तो एक मैं खुद हेडलाइन हूँ, जिसको हम कीवर्ड कहते हैं गूगल में, है ना, और सब मेरे से हेडलाइन बनती है। और दूसरा, मैं जाऊंगा, शोर करूंगा, मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा, रोज रोज इंटरव्यूज होंगे, मीडिया वहां पे आएगा, तो मेरी अपनी ब्रांड राष्ट्रीय नेता के तौर पे बन जाएगी। तो वो हारने से नहीं डरते हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी रहती है जो बड़ी ऑडेशियस और मैं कहूँगा हिम्मत वाली और बड़ी दिलचस्प एक स्ट्रैटेजी है। तो वो गुजरात में भी इतना शोर मचा के इसलिए गए कि उस बहाने से हमारी नेशनल प्रोफाइल बन जाएगी, क्योंकि उनको जनता को क्या दिखाना है, उन्हें जनता को ये दिखाना है कि 2024 के लिए मोदी जी से लड़ने की औकात मेरी है, राहुल गांधी की नहीं है। जी। तो जो आम आदमी पार्टी की इस समय लड़ाई मतलब जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस के साथ है। शेखर, आपने आम आदमी पार्टी के नेशनल ब्रांडिंग और उनके नेशनल सपनों की बात की। मानस शर्मा पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी महज 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनने की कगार पर है और भारत के कई राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। पर BSP, सपा, NCP, TMC जैसी अनेक पार्टियां हैं जो लंबे समय से है, फिर भी एक राज्य की पार्टी बनकर सीमित है। ऐसा क्या कारण है कि ये पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं कर पाई और केजरीवाल पूरे देश में पहुंचते दिख रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि कुछ पार्टियां तो इसमें जैसे SP है, RJD है, BSP भी है एक तरीके से, ये सब कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। जी। तो ये जाति विशेष जो हैं, जिस राज्य में ज्यादा होती हैं वहां से नेता होता है, तो ये जाति बेस्ड जो पार्टीज होती हैं, जैसे आप मान लीजिए यादव हैं। जी। अब यादव बिहार में उनका सोच अलग है, यूपी में अलग है, लेकिन यादव और मतलब उनको चाहे आप यादव कहीं नहीं, पर ये कम्युनिटी आपको दक्षिण के राज्यों में भी मिलती है, ये और जगह भी मिलती है, हरियाणा में मिलती है, जिनको हम राव कहते हैं आमतौर पे। जैसे राजकुमार राव आपके फिल्म एक्टर हैं, वो हरियाणा के यादव हैं। हरियाणा में यादव कम लिखते हैं लोग, राव ज्यादा लिखते हैं। तो ये सब जगह कास्ट अगर एक साथ आ भी जाए तो हर जगह कास्ट थोड़ी थोड़ी होती है। जी। तो ये इन राज्यों में कुछ पिक्यूलियर चीजें होती हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे वहां ये शक्तिशाली हो जाती है। जैसे यूपी में जिसको MY कहते हैं, मुस्लिम और यादव, कि भाई 20% मुसलमान है, 13% यादव है, 33 हो गए, 4 में चुनाव डिवाइड होगा, SP, BSP, BJP, कांग्रेस, तो 33% में आप जीत जाएंगे। तो ये बातें होती है। तो ये अपने आप को वहां से वाइडन नहीं कर पाए अपने कास्ट बेस से। और दूसरी पार्टीज है जो जैसे TMC है, TMC कास्ट बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन वो एथनिसिटी, लैंग्वेज और रीजनलिज्म बेस्ड पार्टी है। जी। तो जो रीजनलिज्म बेस्ड पार्टी है, जिसको
उसको कहना ही है कि हम बंगाली पार्टी हैं, हम बंगाल की पार्टी हैं। तो जब आप एक राज्य की पार्टी बन गए तो आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना बहुत मुश्किल है। जो आम आदमी पार्टी है उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है। जहां से आए, जैसे आज यहाँ तब्दीली होके ट्रांसफर होके आ गए, कल वहां आ गए। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं, राज दिल्ली में कर रहे हैं और पंजाब में राज कर रहे हैं। तो वो उस पार्टी को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी ज्यादा बन पा रही है औरों के मुकाबले। जैसे पहले भी आइडियोलॉजिकल पार्टी थी लेफ्ट, एक जमाने में लेफ्ट भारत में राष्ट्रीय पार्टी थी, उसके कई जगह सीटें आती थी, पंजाब में भी आती थी, लोगों को याद नहीं है ये बात, पंजाब में भी आती थी, एक कश्मीर में भी आती है। तारेगामी साहब, यूसुफ तारेगामी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये वो डिक्लाइन हो गया। तो ये जो कास्ट बेस्ड या रीजनल बेस्ड पार्टीज होती हैं उनके लिए नेशनल पार्टी बनना असंभव है। शेखर, आज के आखिरी 2 सवाल लूंगी, राजनीति से हट के 2 सवाल लूंगी। एक जो है हर्षल शाह का आ रहा है, वो हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप जर्मनी में टाले गए तख्ता पलट पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं? अगर वो बोल रहे बड़े पैमाने पर पुलिस कार्रवाई से ये एक बड़ी साजिश लगती है जिसमें काफ़ी संसाधन, रिसोर्सेज और समर्थन था। देखिए, ऐसे है कि सिरफिरों की कमी दुनिया में नहीं है, और अगर जर्मनी में सिरफिरे होंगे तो जरा हाईटेक भी होंगे और जर्मन स्टाइल डिसिप्लिन भी होगा और जर्मन स्टाइल थोड़ा सा जुनून भी होगा। तो ये बड़े बावले लोग थे एक तरह से, पगले भी क्या, पगले कह लीजिए, बावले कह लीजिए, एक्सट्रीम राइट विंग, एक तरह से नियो नाजी हो गए लेकिन एक्सट्रीम राइट विंग। और इस समय पुतिन भी वहां कुछ खेल खेलेंगे। इनमें एक पुराने कोई प्रिंस भी थे, तो उन्होंने सोचा हम जाके टेक ओवर कर लेते हैं। तब वो ये तो शेख चिल्ली के सपने हैं, तो उसमें पकड़े गए। अब पकड़े गए, बेचारे परेशान होंगे, जेल वेल जाएंगे काफी साल। तो इससे कुछ होने वाला नहीं था, पर ये दिखाता है आपको कि मुझे लगता है कोविड में घर बैठे बैठे कई लोगों के भेजे वैसे ही फ्राई हो गए। नहीं तो ऐसा सोचना इस टाइम में कि आप एक नेटो कंट्री को, इतने बड़े देश को वैसे ही जाके टेक ओवर कर लोगे, और कहाँ के आप प्रिंस हैं, कहाँ के हैं आप राजकुमार। ये तो एक मतलब इसका यही, इसके जवाब की बजाय इसका एक सवाल ही पूछना चाहिए कि उस्ताद ये चिलम में क्या पी रहे हो। मैं क्या बोलूं। चलिए शेखर, आखिरी सवाल आज का है, वो रोहित शर्मा का आ रहा है, पूछ रहे हैं कि रिसेंटली इंडोनेशिया में जो न्यू अमेंडमेंट हुए हैं, क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या है और इंडोनेशिया जैसे सेक्युलर और डेवलप्ड नेशन की रेपुटेशन पर इसका क्या असर होगा? देखिए, इंडोनेशिया को ये बहुत गलत कदम उठाए हैं, खास करके, और कितनी मतलब अगर आप वहाँ रहें आप, तब आपको ये हास्यास्पद बात नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बाहर से देखें, जब आपको पता है कि आप इसको एक्सपोज नहीं है, तो ये बिल्कुल हंसने की बात है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स बैन कर रहे हैं। अरे 2 इंसान कहीं मिले तो आपको क्या पता अंदर क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे बेचारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री वाले हैं वो रो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इतना टूरिज्म है। बाली के आप देखिए, वहाँ टापू हैं, दुनिया भर के लोग बाली में जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब लोग जहाँ आएंगे तो हम पहले जो होटल में चेक इन करेंगे तो उनका क्या, हम मैरिज सर्टिफिकेट देखेंगे। तो ये बेकार की बातें हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स को ना सिर्फ बैन किया है लेकिन क्रिमिनलाइज कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो लिव इन रिलेशनशिप है, साथ रह रहे हैं, वो भी क्रिमिनलाइज कर दिया। अच्छा, इन चीज़ों की शिकायत कौन करता है? शिकायत आपका सिर्फ जो, ये नहीं कि आपके परिवार का सदस्य कोई कर सकता है। पहले वहाँ पे कानून था कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स हो तो दूसरा स्पाउस या बच्चा उसी शादी का, वो शिकायत कर सकता है। लेकिन अब वो आपका गांव का जो विलेज एल्डर है, जो विलेज हेडमैन है, वो कर सकता है। शहर में मैं समझूंगा जो RWA का चलाने वाला है वो कर सकता है। तो आप सोचें कि आपके सारे RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अंकल और आंटी, या मुंबई जैसी जगह में जहाँ सोसाइटीज होती हैं बिल्डिंग्स की, मेरे खिलाफ तो मुंबई की हैं, है ना, तो वो चलाने वाले लोग जाके वो करें, मैंने सुना है कि वो वहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर ये तो एक तबाही हो जाएगी। अच्छा, वो और भी आगे जाती हैं बातें, वो ये भी कहते हैं कि आप अबॉर्शन नहीं कर सकते। अगर कोई महिला अपना अबॉर्शन कराती है उसको 4 साल जेल, अगर कोई किसी की अबॉर्शन में मदद करता है उसको 10 साल जेल। बाप रे बाप। और अगर अबॉर्शन होना ही है किसी का बहुत इमरजेंसी में, मुसीबत में, तो सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, कोई पैरामेडिकल नहीं कर सकता। फिर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अगर आप 18 साल से कम के किसी लड़के लड़की को समझाओगे कि कॉन्ट्रासेप्शन होता है तो आपको जेल है।
अब आप क्या चाहते हैं कि उनको पता हो? दुनिया भर में तो लोग बच्चों को शुरू से अब सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं जी। कॉन्ट्रासेप्शन उसका पार्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बढ़े या टीनेज प्रेगनेंसीज बढ़े, तो वो करेंगे तो आप जेल जाएंगे जी। उसके बाद भी 18 से बड़े को भी अगर आप बताएंगे तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और वो भी आप बता सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह से बचाने के लिए। तो ये अब कौन सी दुनिया में वापस जा रहे हैं, और वो भी इंडोनेशिया जैसे देश में। इंडोनेशिया एक मॉडल इस्लामिक कंट्री माना जाता है जी, जी। जहाँ की आबादी 88% मुस्लिम है। 88% मुस्लिम है, लेकिन अब देखें कि उनके जो नाम है वो बहुत हिंदू नाम है। अब आप देखें जैसे कि उनके राजदूत वगैरह भी कई होते हैं बहुत देशों में, भारत में भी रहे हैं, तो हिंदू नाम लगते हैं। लेकिन अब सुकर्नो जैसे थे उनके प्रेसिडेंट, जो सबसे पहले थे जिन्होंने डच ऑक्यूपायर्स जैसे हमारे अंग्रेज थे, वहाँ डच थे, उनके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने सुकर्नो। अब सुकर्नो की लड़की का नाम मेघावती सुकर्नो पुत्री, तो वहाँ बहुत भारतीय कल्चर है। हालांकि हिंदू वहाँ पे सिर्फ 1.7% हैं, इतने कम हिंदू हैं, पर फिर भी इज्जत है, ये सब कुछ है। मतलब 2000 लोगों में 34 हिंदू हैं, तो फिर भी सारी कल्चर मिलके काम करती है। 11% के करीब वहाँ पे, 10% के करीब क्रिश्चियन है। तो उसके बीच में ये जो हुआ है, जो वहाँ के अभी जो राष्ट्रपति हैं जिनको जोकोवी कहते हैं, जोकोवी डोडो नाम है उनका, जोकोवी उनका निकनेम है, वो खुद सेकुलर है और मॉडर्न है। लेकिन वहाँ पे इतना प्रेशर है सऊदी फंडेड जो इस्लामिस्ट का, और ये एक केस स्टडी है। जैसे हमारे देश में भी इस समय हिजाब का बहुत चल रहा है, तो पहले इंडोनेशिया में हिजाब नहीं था, फिर ये जो क्लर्जी है सऊदी फंडेड क्लर्जी, इन्होंने बहुत जोर लगाया। उन्होंने कहा ठीक है ऑप्शनल हिजाब अलाउ कर देते हैं। पहले ऑप्शनल हिजाब अलाउ किया, फिर क्या कहते हैं ना कि जिसको उंगली पकड़ाई उसने पांचा पकड़ लिया, है ना। तो पहले ऑप्शनल हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं कंपलसरी होना चाहिए, शोर करते गए कंपलसरी कर दो, फिर कंपलसरी हो गया। अब वहां से आते आते ये नौबत यहाँ पे आ गई है, जबकि उस देश की ये कल्चर नहीं है। लेकिन अब ये कानून पास हुआ है, उन्होंने नया अपना क्रिमिनल कोड पास किया है। उनका जो पहला कोड था वो 1918 में डच लोगों ने पास किया था। जैसे हमारा आईपीसी है, आईपीसी 1860 में अंग्रेजों ने पास किया था। उनका क्रिमिनल कोड 1918 में डच लोगों ने पास किया था, उसकी जगह नया कोड पास किया है। और वो कोड आप देखिए सर्वसम्मति से पास हुआ है, क्योंकि जो अच्छे कानून होते हैं हमारे यहाँ वो तो पास नहीं होते, उसमें तो हल्ला हो जाता है हमारे देशों में, और जो सबसे घटिया कानून होते हैं वो सर्वसम्मति से पास होते हैं। तो ये भी हो गया। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया। और उस नोट पे मैं आपसे एक क्विज का सवाल भी पूछ सकता हूँ, आपको 2 सेकंड है जवाब देने के लिए। कौन सा ऐसा कानून था भारत में जो थोड़ा घटिया कानून था, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया? और मैं आपको क्लू देता हूँ उसका एक, कि वो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद था। तो उस कानून में लेफ्ट ने भी, कांग्रेस ने भी, सबने मोदी जी के साथ वोट दिया। बताओ कौन था? आप बता दो, सबको उत्तर दे दो। वो सॉरी मैं बता दूँ। अच्छा देखो पूर्वा जो हमारी कानून की इतनी बड़ी विशेषज्ञ है, वो भी एकदम थोड़ी घबरा गई, थोड़ी चौंक गई। थोड़ा सरप्राइज क्वेश्चन हो गया। वो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बिल था। अच्छा, एनजेएसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो जितने घटिया बिल होते हैं वो बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं, और जो अच्छे बिल होते हैं वो लगे रहते हैं। तो ऐसे इंडोनेशिया में ये भी सर्वसम्मति से पास हो गया है। चलिए इसी बात पर आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। हमने पूरी कोशिश की कि चुनाव जैसे ही खत्म हुए आपकी तरफ हम ताज़ा ये एपिसोड आपके लिए लेके आए। हमें बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताएं कि कभी कभी हम ऐसे कर दिया करें कि कोई कभी न्यूज़ में कुछ नया आया हो तो हम अपना रविवार का दिन चेंज करके किसी और दिन दिखा दें। तो आपको अगर ये बात पसंद आए तो हम आगे से और फिर करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि आप शेखर के जवाब देने से पहले आप ये जवाब गेस कर पाए थे कि नहीं, ईमानदारी से। हाँ जी।